नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश मना रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का शोक, लेकिन राहुल छुट्टियां मनाने गए वियतनाम। भाजपा ने कहा राहुल ने एलओपी का मतलब बनाया लीडर ऑफ पर्यटन। अमित मालवीय ने याद दिलाई डॉक्टर साहब की मौत पर कांग्रेस की राजनीति। वोटर लिस्ट मामले पर अपनी ही राजनीति में फंसी आप। संजय सिंह की पत्नी का शपथ पत्र जारी कर भाजपा ने कर दिया फैक्ट चेक। अवैध बांग्लादेशियों के मामले पर घिरे केजरीवाल। हरदीप पुरी ने याद दिलाई अवैध प्रवासियों को दी गई सुविधाएं। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक गूंजा अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला। चेन्नई में पीड़िता से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। विपक्षी दलों का चेन्नई में तो एबीवीपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बजट 2024-25 को लेकर तेज हुआ मंथन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यवसायिक जगत के प्रतिनिधियों से किया विचार विमर्श। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों के साथ बैठक कर हुई चर्चा। अंतरिक्ष विज्ञान में देश आज हासिल करेगा एक और उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा इसरो। कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का होगा परीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए। कभी मनमोहन सिंह के अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता का भी सम्मान नहीं कर विंटर वेकेशन मनाने विदेश यात्रा पर चले गए। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं। और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर उन्हें जमकर घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर शोक मना रहा है और सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, राहुल गांधी उम्मीद के मुताबिक अपनी संवेदना व्यक्त करने के बजाय कथित तौर पर दौरे और पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हैं। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वियतनाम जाने को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। वहीं राहुल गांधी नया साल मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह के निधन पर राजनीति की है। पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति उनकी अवमानना अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार एवं कांग्रेस पर सिखों से नफरत करने का भी आरोप लगाया। कहा कि ये मत भूलिए कि इंदिरा गांधी ने कभी दरबार साहिब का अपमान किया था।
एक तरफ जहां दिल्ली में इमाम पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को धोखा देने के बाद केजरीवाल एक और धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। और बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाने के बाद अब तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक और धोखा देने का पुजारी और ग्रंथियों को। इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। तो जब कोई अपने खुद के वोट बैंक को चपत लगा सकता है, जब वोट बैंक का ही एक प्रकार से वो उल्लू काट सकता है, तो आप सोचिए कि जो वोट बैंक नहीं मानते हैं जिनको, वो उसके साथ क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी है। महिलाओं को भी पंजाब हो या दिल्ली हो 1000 रुपए नहीं दिए। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इमाम पिछले काफ़ी समय से केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा है कि हम पिछले 6 महीनों से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अभी हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। पंजाब में चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वो शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में फेल हो रही है। पुलिस ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम आज केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना, ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से, फिर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। माफ करिएगा। दिल्ली में वोटरों का नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की शह पर हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया था। इस आरोप का फैक्ट चेक हुआ तो आप ही सवालों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि यदि अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या मामले पर दिल्ली सरकार पर प्रश्न उठाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदल जाएगा। हाँ, आपके झूठ होने का बार बार प्रमाण जरूर देगा। सच्चाई यह है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी EWS फ्लैट नहीं दिया गया है। केजरीवाल जी के विधायक ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली के साथ हर एक को 10,000 देकर उनका वोटर कार्ड बनवाया है, क्योंकि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं ये पूरे देश को पता है। इनकी तो फितरत ऐसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ये निम्न स्तर की राजनीति की पराकाष्ठा है। शर्म करिए, झूठ बोलने से बाज आइए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई है। इस बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। गौरतलब है कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने के लिए बिहार के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात करने पहुंचे। महाकुंभ 2025 के निकट आते ही प्रयागराज रेलवे ने 45 दिवसीय आयोजन के दौरान ट्रेनों से यात्रा करने वाले अनुमानित 1 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए अभूतपूर्व उपायों की घोषणा की है। डिविजनल जनरल मैनेजर ने 7 नए प्लेटफॉर्म सहित आमद को समायोजित करने की योजनाओं का खुलासा किया, जिससे कुल संख्या 48 हो जाएगी और 1,30,000 लोगों को आवास देने में सक्षम 28 यात्री आश्रय, जिसमें खुसरोबाग को पहली बार अस्थायी आश्रय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 132 सेल्फ टिकटिंग काउंटर जोड़े गए हैं और कुंभ रेलवे सेवा एप्लीकेशन, जो अब ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, वास्तविक समय की ट्रेन अपडेट और बुकिंग प्रदान करेगा। महाकुंभ के संदर्भ में रेलवे ने काफ़ी बृहद तैयारियां की हैं और तैयारियां लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज में भी हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें संक्षेप में बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्रेन संचालन की बात करें तो करीब हम लोग 3,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाएंगे और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन चलेंगी, तो कुल 13,000 ट्रेन चलाना प्रस्तावित है इस पूरे 45 दिन के दौरान। इसमें मौनी अमावस्या सबसे इम्पॉर्टेंट स्नान होता है। उस दिन के लिए हमें मैक्सिमम ट्रेन हमने प्लान की है। डी डे के दिन हम करीब 300 ट्रेन चलाएँगे और यदि पूरे पीरियड की बात करें D-1 से D+2 मौनी अमावस्या का, तो करीब उसमें 1,000 ट्रेन के आसपास चलेंगे। केंद्र एवं प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में महाकुंभ के आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे विभाग ने खास तैयारी शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और दिव्यता को ध्यान में रखते हुए कुंभ थीम पर आधारित रेलवे कोचेस को यार्ड में तैयार किया जा रहा है। इन कोचों को महाकुंभ की संस्कृति, परंपरा और आस्था को प्रदर्शित करने वाले आकर्षक चित्रों और रंगों से सजाया जा रहा है। कोचों में महाकुंभ के प्रमुख घाटों, साधु संतों को पवित्र गंगा स्नान और सांस्कृतिक धरोहरों के चित्रों से उकेरे गए हैं। इससे श्रद्धालु यात्रा के दौरान महाकुंभ की दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। महाकुंभ को लेकर रेलवे पूरी तरह से तैयार है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो हमारे 2 स्टेशन वहाँ पड़ते हैं, झूसी और प्रयागराज रामबाग। और जो इधर की संख्या है यात्रियों की, जो श्रद्धालु हैं इस क्षेत्र से जाते हैं, वो मुख्यतः इन्हीं स्टेशनों से होकर जाते हैं। बनारस, मऊ, गोरखपुर, भटनी, इन सभी स्थानों से हम लोग स्पेशल ट्रेनें भी चला रहे हैं इनके लिए। और ज़्यादातर श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे इन्हीं 2 स्टेशनों पर कैटर किए जाएंगे। स्टेशनों पर बहुत सुविधाएं हम लोगों ने अरेंज करी हैं, चाहे वो
यात्री आश्रय स्थल बनाने से लेकर हो, चाहे यात्री सुविधा से लेकर हो, चाहे टिकटिंग से लेकर हो, सुरक्षा से लेकर हो, कम्युनिकेशन कंट्रोल की बात हो, सभी फील्ड में काम किया गया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। इस पर संभल के एएसपी शीश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सकेगी। चौकी सत्यापित का कार्य, निर्माण कार्य प्रगति पे है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में एसपी के बिश्नोई ने हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग अभी भी वांछित हैं। वांछित लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त हुए असले, अवैध गोलीबारी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को मिले कारतूसों की जांच पड़ताल कराई जाएगी। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो मौके पे फॉरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं, उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाए। हमारे देश में 2024 में संपन्न हुए चुनाव के चुनावी आंकड़े अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। इनमें कुछ आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं जो हमारे चुनावी सफर की नई दास्तां बयां करते हैं। आइए देखते हैं इन्हीं चुनावों के आंकड़ों को। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के आंकड़े भी विशाल हैं। 2024 में 97,97,51,847 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 64,64,00,000 लोगों ने वोट डाले। इसके लिए 10,52,664 मतदान केंद्र बनाए गए। 2024 में 12,459 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि नामांकन खारिज होने और नाम वापस लेने के बाद 8,360 उम्मीदवार चुनाव लड़ने योग्य पाए गए। सर्वाधिक नामांकन 144 वाला क्षेत्र तेलंगाना का मलकानगिरी था, जबकि सबसे कम नामांकन 3 वाली संसदीय सीट असम की डिब्रूगढ़ थी। पंजीकृत मतदाताओं 97,97,91,847 में से अब तक सर्वाधिक 47,63,11,240 महिला मतदाता थीं, जबकि 48,272 पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाता रहे। साथ ही 1,19,374 पंजीकृत विदेशी मतदाता थे। लोकसभा चुनाव 2024 में 6 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। इन 6 दलों का कुल वोट शेयर कुल वैध वोटों का 63.35% रहा। कुल 3,921 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उनमें से केवल 7 ही निर्वाचित हुए, जबकि 3,905 स्वतंत्र उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोट शेयर कुल वैध वोटों का 2.79% था।
2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा को 63,71,839 वोट यानी 0.99% वोट मिले। इस तरह भारत दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा ढांचा खड़ा कर चुका है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज इसरो अपने स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 को आज लॉन्च करेगा। इसके लॉन्चिंग की लाइव स्ट्रीम लॉन्च के समय से ही की जाएगी। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसी से जुड़ा पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो के साथ साझा किया है। उन्होंने लिखा कि इसरो के PSLV C60 को स्पेडेक्स और 24 पेलोड के साथ उड़ान भरते हुए देखना ना भूलें। इस एनिमेशन के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग के चमत्कार का अनुभव ले। उड़ान का समय 30 दिसंबर यानी आज रात 10 बजे है। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। बंद के कारण 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है और बस सेवा भी प्रभावित है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हुआ चक्का जाम आज शाम 4 बजे तक रहा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। PRTC पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहीं। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रही। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली गई। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर MSP गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलानोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मानवाधिकार समर्थक, वंचितों की आवाज़ और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाले एक नेता के रूप में वैश्विक पहचान बनाई थी। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों और शांति स्थापना के उनके प्रयासों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक महान दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए अथक प्रयास किया। भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। उनके परिवार, मित्रों और अमेरिका के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश की राजधानी दिल्ली समेत इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई जोरदार बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में घूमने आए लोग इस ठंड का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर DD न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने सैलानियों से खास बात की। पहाड़ों में होती बर्फबारी और दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली का मौसम खासा सर्द हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नेपाल और मुंबई से आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि आप नेपाल से आए हैं, घूमने आए हैं? जी जी, नेपाल से आए। कहाँ से आए हैं? नेपाल में सिटी है बिरगंज सिटी, वहीं से हम लोग। किस तरह का मौसम आज महसूस कर रहे हैं? कितनी सर्दी महसूस कर रहे हैं?
बहुत ही ज़्यादा सर्दी महसूस हो, ऐसा लग रहा है कि -डिग्री जैसा फीलिंग्स आ रहा है, कि जैसे बाहर ठंड बर्फ़ है और अंदर ये ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया दिल्ली में ऐसा सर्दी। मैम आप भी नेपाल से आए हैं? जी सर। वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में कैसा अंतर पा रही हैं? वैसे तो ठंड में देखा जाए तो ठंड तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, पर फर्स्ट टाइम हम लोग दिल्ली आए हैं ठंड के मौसम में। मुझे लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। सुबह का वक्त है और अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग मुंबई से आए हैं। महाराष्ट्र में वेदर जो है बहुत ठंडा नहीं होता है, लेकिन आप लोग भी महाराष्ट्र आए घूमने आए हैं, पूछते कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? महाराष्ट्र में तो ऐसी ठंडी नहीं होती है, पर अच्छा लग रहा है। ऐसा हम लोग प्रिपरेशन करके आए थे कि ठंड होगी, जैकेट लाए, ये लाए, पर वाराणसी वगैरह में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ। इधर आके ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम है और अच्छा लग रहा है, कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम लोग यूएस से आए हैं, रहते मुंबई में बट यूएस से आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंडिया टूरिंग पे आए हैं, एज ही सेड हम लोग यूएस से हैं, मुंबई, हम साउथ गए सब जगह, पर यहाँ मुझे आके फील यूएस जैसा लग रहा है। सो बिकॉज वी आर सो यूज टू ऑफ कोल्ड वेदर, हमको यहाँ अच्छा लग रहा है। और सर्द मौसम है, धूप नहीं है, तो जो हम सोच के आए थे कि विंटर में कैसा होगा वैसा लग रहा है। सो वी आर रियली इंजॉइंग इट। तो कुल मिलाकर कहें तो ये वो लोग हैं जो नेपाल और महाराष्ट्र से आए हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं यूएस में रहते हैं और वहाँ की सर्दी भी काफ़ी पड़ती है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। लक्ष्य ने कांस्य पदक के मैच में फ्रांस के एलेक्स लेनिये को मात दी। लक्ष्य ने मुकाबला 21-17, 21-11 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य को सेमीफाइनल में चीन के हू जियान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।